वाजपेयी और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। और मेरा स्टेट रैंक रहा था कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में 2276। और मुझे 12 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, करीब करीब सभी फॉर्मेट्स में मैंने जनरल साइंस पढ़ाया है। ये संकित आपका स्वागत है और अंजू आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। आज का क्लास का हेडिंग है डेराइव यूनिट्स। तो डेराइव यूनिट्स किसे कहते हैं? वह दोज यूनिट्स विच डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स। यस, गुड आफ्टरनून। तो वह राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी वो थी फंडामेंटल यूनिट्स, और फंडामेंटल यूनिट्स पे जो यूनिट्स डिपेंड करती हैं वो हैं डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर हो गया? आपको याद होगा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो हमने, वो कितनी है? 7। और अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, क्या वेट एक फंडामेंटल यूनिट है? नहीं। मास है? यस। तो डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। इसी प्रकार से कभी आपको आ जाए, क्या फोर्स एक फंडामेंटल यूनिट है? नहीं। और लेंथ है? यस। तो ये सारी बातें पता होना चाहिए। फंडामेंटल की वो 7 यूनिट है, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, मोल है, वो 7 की 7 अपने दिमाग में आपको रखनी है। उसके अलावा जो भी यूनिट उन पे डिपेंड करती है वो सब क्या है? डेराइव्ड यूनिट। एक बात और याद रखना, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी उनको हम फंडामेंटल में ही जगह दे रहे थे। यस, मुकुल राज आपका स्वागत है। स्टार्टिंग में जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी उनको हम फंडामेंटल में ही जगह दे रहे थे, बट कई वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया, बिकॉज वो चीजें जो थी वो कुछ ऐसी चीज नहीं थी फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो फिर बाद में उनको एक अलग टेबल मिली जिसको हमने नाम दिया सप्लीमेंट्री। तो आपको पता है सप्लीमेंट्री हमने 2 यूनिट के लिए रखा, एक एंगल और एक सॉलिड एंगल। आपको पता है एंगल मापने की एसआई यूनिट है रेडियन। क्लियर? और सॉलिड एंगल यानी 3 डायमेंशन के लिए वही रेडियन स्टे रेडियन हो जाता है। ठीक हो गया? तो जैसे आप बोलते हैं कोई 90 डिग्री एंगल, वो 90 डिग्री रेडियन में पाई/2 रेडियन माना जाता है। क्लियर हो गया? यस, अंकित स्वागत है आपका। तो आपको कभी भी ये, हाँ यस, स्टे रेडियन, बहुत बढ़िया अंकित, एकदम सही कह रहे हैं। स्टे रेडियन सॉलिड एंगल के लिए होता है। जैसे अगर नॉर्मली आप ऑर्बिट एंगल या ऑर्बिटल एंगल में कभी भी मापेंगे, तो ध्यान रखना, जब कभी भी ऑर्बिटल एंगल मापेंगे तो आपको ये बात बतानी होगी कि वो स्टे रेडियन है। ठीक हो गया? तो ये बात को बता देता है कि वो 3D एंगल होगा। ठीक है? नॉर्मली आपको पता है हम ऑर्बिट ही शो कर सकते हैं, जब कभी भी यहाँ बनाएंगे हम ऑर्बिट ही बन पाएगा हमसे, लेकिन एक्चुअल में आपको पता है वो ऑर्बिट नहीं, वो ऑर्बिटल है, यानी 3 डायमेंशन है। तो उसको साफ साफ बताने के लिए कि ये 3 डायमेंशनल है, हम उसको स्टे रेडियन में मापते हैं। फिर आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे 1 रेडियन को अगर हम यहाँ सॉल्व करके निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। आपको पता है पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। ठीक? तो अब बात आती है डराइव्ड यूनिट्स की। तो ये डराइव्ड यूनिट्स कौन सी है? जो फंडामेंटल यानी स्टार्टिंग की जो 7 यूनिट उन पे डिपेंड करती है। ध्यान देना है, डराइव्ड यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर नहीं, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करके बनती हैं। और कुछ यूनिट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यस, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है? चाल और वेग, इसमें तो फर्क है, आपको पता है। इनमें से एक एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर है। जो स्पीड है, स्पीड यानी गाड़ी कोई चल रही है और हम उसकी मात्रा से मतलब यानी मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं, हम उसके जो दिशा में बदलाव है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सिर्फ हम, यस, वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड वो स्केलर है। तो जहां स्केलर नाम आएगा, यानी जिसको हिंदी में बोलेंगे अदिश राशियां, अदिश यानी जहां दिशा से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी मात्रा से मतलब रखेंगे, तो वो क्या है? स्पीड। नॉर्मल जब कभी भी आप लोग वाहन चलाते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन है, सभी लोगों से जो लोग जुड़े हैं साथ में, कभी भी बात करते हैं, कार, स्कूटर, साइकिल चलाते हैं, जब हम कोई यात्रा करते हैं, यहाँ तक कि कोई वायुयान भी चलता है, एरोप्लेन भी चलता है, तो क्या कवर करता है? स्पीड या वेलोसिटी? क्या कहते हैं आप लोग? हम लोग नॉर्मली यात्रा के दौरान या एरोप्लेन भी यात्रा के दौरान क्या कवर करता है? स्पीड या वेलोसिटी? क्या कहते हैं आप लोग? यस, बहुत बढ़िया अंकित ने अटेम्प्ट किया, बहुत सही आंसर, तुरंत जवाब आया स्पीड। आप लोग ध्यान रखना है, जब कभी भी बात करेंगे एयरक्राफ्ट भी, कभी भी उसको सडनली ब्रेक लगाना पड़ सकता है, दिशा बदलनी पड़ सकती है, तो एयरक्राफ्ट वायुयान तय करता है स्पीड। लेकिन अगर रॉकेट की बात करेगा या बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेगा तो वो क्या तय करेगा? वेलोसिटी। ठीक है? मैंने इसमें बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बोला, क्रूज मिसाइल क्यों नहीं बोला? बिकॉज आपको पता है जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वो
जो टारगेट अगर अपनी जगह से हिल भी जाए या बदल भी जाए, तभी भी वो उसको जाकर मार सकता है। तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो सब कुछ पहले से ही तय था, वेलोसिटी नहीं कह सकते, उसको हम बोलेंगे कि एक रेगुलेटेड स्पीड है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि क्रूज मिसाइल जो घेर कर मारता है, वो स्पीड पर चलता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल यानी फायर एंड फॉरगेट, जैसे अग्नि 5 मिसाइल, आपको पता है यहां से हमने छोड़ा तो यहां गिरना उसका तय है। क्लियर? तो ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल वेलोसिटी तय करेगा यानी वेग तय करेगा। ठीक हो गया? तो आपको ये बात याद रखनी है। और आपको पता है कि ब्रह्मोस किस दर्जे का क्रूज मिसाइल है? ये वर्ल्ड के टॉप 10 क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। क्लियर? पूरी दुनिया के टॉप 10 में इसका नाम है, क्रूज मिसाइल्स में। बैलिस्टिक मिसाइल में तो बहुत अग्नि 5 से काफी ऊपर की मिसाइल भी हैं, लेकिन ये ब्रह्मोस मिसाइल अगर उसको उस कैटेगरी में रखें क्रूज वाली में, तो कमाल का मिसाइल है। आपको पता है इसमें रशिया और इंडिया दोनों ने अपना रिसर्च किया है, उसके बाद फाइनली ये नया रूप आया इसका, ब्रह्मोस का। इसमें यहाँ लिखा हुआ है, चलते समय हम स्पीड तय करते हैं और रॉकेट, अंतरिक्ष यान, मिसाइल प्रायः वेग तय करते हैं। बट इसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि अगर वो क्रूज़ मिसाइल कह देता है, तो फिर हम वेग नहीं, यानी वेलोसिटी नहीं, हम बात करेंगे स्पीड की। ठीक हो गया? नेक्स्ट, चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में इसका आंसर नहीं दिया जाता, तब ये अबनॉर्मल बन जाता है। तो इसीलिए एग्ज़ाम में आंसर देने लायक होना है इनसे। कभी बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए कि जो दूरी है, दूरी बड़ी हो सकती है, हद से हद बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, बट कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी हो जाए और डिस्टेंस कम हो जाए। जैसे अगर हम कभी भी कोई सिटी ले लेते हैं, दो शहर हैं, ये दिल्ली है और इसके नजदीक का कोई भी शहर मान लेते हैं हम, दिल्ली है और हम क्या लेते हैं हम, मथुरा है, ठीक है? और हम दिल्ली से मथुरा जा रहे हैं, तो आपको पता है बीच में कई बार अपनी दिशा बदल बदल के हमने यहाँ मथुरा पहुंच गए हम। और भी कई रास्ते होंगे, हो सकता है कोई व्यक्ति टोल बजाने के चक्कर में खेत खेत से होता हुआ मथुरा पहुंच जाता है। तो ये सब क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो एक डायरेक्शनल पाथ है, वो ये है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सही अंकित। अ, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, यानी हम अगर दिल्ली से मथुरा एक डायरेक्शनल पाथ कवर करते हैं, हालांकि नॉर्मल ऐसा संभव ही नहीं है, बीच में कुछ ना कुछ आएगा तो आपको दिशा बदलनी पड़ेगी। लेकिन कभी ऐसा हो जाए, तो अब ये कह रहे हैं कि आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर तो हो गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो ये बात वही चीज बताती है। और एक बात और, हम कभी भी जब कभी डिस्प्लेसमेंट डॉल लगाते थे, वहां आपको ध्यान होगा, जैसे हम दो कोई पॉइंट ले लेते थे ए और बी, इस प्रकार से दो बिंदु होते थे ए और बी। तो इसमें हम कहीं भी जैसे हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर हम यहाँ से गए, उसके बाद हम यहाँ से फाइनल यहाँ तक। तो हम बीच में कहाँ जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। यानी अगर कोई कहता है वेक्टर ए बी, तो दिस वेक्टर ए बी, जैसे हमने यहाँ तीन एक्स वाई जेड ये तीन पॉइंट मान लिए, तो हम ये भी कह सकते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर एक्स वाई प्लस वेक्टर वाई जेड प्लस वेक्टर जेड बी, इसके बराबर होगा। या आप इसमें और भी कई वेक्टर ऐड कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ये वेक्टर लॉ। तो क्योंकि हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, हमें कितना दूरी तय की है उससे मतलब नहीं है, हमें इनिशियल और फाइनल से मतलब है। तो कभी भी कोई कहता है अगर कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में जहां से चली थी घूमकर वहीं वापस आ गई, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। नेक्स्ट, अगली कौन सी डराइव्ड यूनिट है? क्लियर? अगली है फोर्स एंड, ध्यान रखना, फोर्स एंड वेट, ये दो हैं। फोर्स एंड वेट ये डराइव यूनिट है। फोर्स को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम न्यूटन। क्लियर हो गया? फोर्स के लिए न्यूटन इस्तेमाल करते हैं और वेट के लिए भी आप न्यूटन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? और आपको फॉर्मूला पता होगा, एफ बराबर एम ए लिखते हैं, या एफ बराबर, आप इसको जैसे एम ए की बजाय आप एम जी भी कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया? जैसे कूली ने अपने सर पर जो बोझ उठाया है, हम उस वेट को क्या मान रहे हैं? एक प्रकार का फोर्स भी मान सकते हैं। तो आपको बात याद रखनी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कभी भी एग्जाम में आ जाए, फोर्स को मापने की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स को मापने की एसआई यूनिट है न्यूटन। आप ये भी कह सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्लियर हो गया? न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर। इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला भी यहां से निकाल सकते हैं।
डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं उस फॉर्म में लिखा जाएगा। आपको मैंने बताया था, जब कभी भी आपको आएगा आयाम सूत्र या डायमेंशनल फॉर्मूला, कितने में निकाला जाएगा? 7 यूनिट में निकाला जाएगा। जैसे ये इसको हम यहाँ निकाल सकते हैं, किलोग्राम का मतलब मास, और ये मीटर मतलब माने लेंथ, अपॉन में टाइम है, तो ये टी माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया? फोर्स एज वेल एज वेट। ध्यान रखना है, वेट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 2 है। कभी भी कहे एक्चुअल वेट आपका क्या होगा? एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी विदाउट इफेक्टिंग ग्रेविटी एज, जैसे मैं कहता हूं मेरा वेट नियर अबाउट 68 या 70 है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दें अगर, तो ये कितना हो गया? 7। हालांकि एग्जैक्ट तो अगर 9.8 करना चाहिए, लेकिन हमने लमसम आइडिया लेने के लिए अंदाजा लगा लिया कि मैं करीब 7 किलो के आसपास हूं, लेकिन मैं यहां पर 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं धरती की तरफ, क्योंकि धरती मुझे एक एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींच रही है। तो आपको बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 2 होगा, और जो आपका मास है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली क्या होगा? एम होगा, क्योंकि वो एक फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ लिखा है मैंने, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। और धरती पर वस्तु का भार बदलता है, द्रव्यमान सदा समान रहता है। मैंने कल की क्लास में भी बताया था आप लोगों को कि वेट ऑफ बॉडी चेंजिंग ऑन अर्थ बट मास रिमेन सेम इन द यूनिवर्स। वेट तो धरती में बदलता रहता है। आपको याद है या भूल गए आप लोग? कल ही हमने डिस्कस किया था। यस, पता है ना आप लोगों को? अगर कभी भी, यस बहुत बढ़िया, अगर कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए तो एक बार थोड़ा सा कल का थोड़ा फ्लैशबैक कर लेते हैं चेक, कि कई लोग नए भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हो सकता है उन लोगों को नहीं पता है, या अगर पता भी है तो एक बार पक्का हो जाएगा। कभी भी आपको आ जाए कि जैसे मुकुल जुड़े हमारे साथ, तो कभी भी आपको बात आ जाए कि हम स्पेशल, हमने हालांकि नॉर्मल बातें तो आपको मुझे लगता है सबको पता होंगी, स्पेशल बातें हमने पढ़ी थी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बताओ मुझे, इन दोनों पोल में वेट आपका मैक्सिमम होगा, लेकिन कौन से पोल में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से किस पोल में वेट ज्यादा होगा? क्लियर हो गया? वेट आपको पता है किस पोल में वेट ज्यादा होगा? अंकित एक बार फिर से सोच लो, किस पोल में वेट ज्यादा होगा? अंजू साउथ, मुकुल भी कह रहे हैं साउथ। क्यों ज्यादा होगा? ग्रेविटी का इंपैक्ट कहां ज्यादा, आप ये बताओ। ग्रेविटी ग्रेविटी का इंपैक्ट कहां ज्यादा है? अच्छा चलो ये बताओ, ठंड कौन से पोल में ज्यादा पड़ती है? ठंड कौन से पोल में ज्यादा है? बहुत बढ़िया, हाँ इसको करेक्ट करो। हाँ अंजू ने करेक्ट कर लिया है। हाँ बहुत बढ़िया। ध्यान रखना है कि ठंड ज्यादा पड़ती है साउथ पोल में, और अगर ठंड ज्यादा साउथ पोल में पड़ती है तो यहां पर स्नो कवर्ड एरिया ज्यादा है। और अगर स्नो कवर्ड एरिया, आपको पता होगा ठंड में ना यहाँ पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यानी आपके फ्रीजर से 100 गुना ज्यादा ठंडा हो जाता है। मतलब इमेजिन करना करीब करीब इम्पॉसिबल सी बात है। आपको लग रहा है सर इमेजिन मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकते हैं। आप अगर फ्रीजर के अंदर बैठे हो तो शायद आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सके कि वो कितना ठंडा होता है। उससे 100 गुना ज्यादा ठंडा यहाँ हो जाता है ठंड में। तो -100 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज्यादा स्नो कवर्ड एरिया है साउथ पोल में। यहाँ पर भी ठंडा है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले, साउथ पोल के मुकाबले यहां पर इतना स्नो कवर्ड एरिया नहीं बनता है। इस कारण से जब कभी भी आपको ये बात आएगी कि आपके पैर के नीचे स्नो कम कहां है, नॉर्थ पोल में, इसीलिए जो आपका सेंटर है इससे दूरी कम हो जाए, यानी आर यहां कम है, यहां थोड़ा सा आर स्लाइटली बढ़ जाता है। और आर बढ़ने का कारण आपको पता है, 9th क्लास में पढ़ते हैं एफ जी, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर बढ़ गया तो फोर्स का इंपैक्ट घट गया। अ, उससे अंकित बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो अर्थ आपको पता है थोड़ा सा टिंट है, टेढ़ी है, झुकी हुई है, बट आपको पता है उससे इस चीज पर फिलहाल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि जब मौसम में परिवर्तन होते हैं उस चीज को हम वहां देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं कि वो झुकी हुई है, जिससे मौसम में परिवर्तन देखने को आता है। लेकिन ये वाली जो बात है पोल के डिस्टेंस वाली, इससे इसके टिंट होने का कोई मतलब बहुत बड़ा रिलेशनशिप यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्मली छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि ठंड बहुत ज्यादा होने से इसमें स्नो कवर्ड एरिया ज्यादा है, और आर कंसिडरेबली बढ़ जाता है साउथ पोल में। और हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट थोड़ा फर्क भी, अगर माइनर भी फर्क की हम माइनर ही फर्क देख रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं
यहाँ पर अगर 9.8 से थोड़ा ज्यादा मान लें 8-9 हो रहा है नॉर्थ पोल में, तो यहाँ पर हो रहा है 9.899, यानी यहाँ पर 9.6 हो रहा था, यहाँ पर 9.9 हो रहा है। तो ये क्लियर है? तो ध्यान रखना है, नॉर्थ पोल में ज्यादा है और साउथ पोल में ये कम हो रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे फोर्स का इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाता है। और आपको मैंने कल भी बताया था, दिस फोर्स इज इक्वल टू, ये फोर्स जो है एफ जी, हम इसको क्या मानते हैं? एम जी। और एम से जब एम कैंसिल होगा तो आपको पता है जी का मान क्या आ जाएगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो ये बात याद रखनी है कि हमारे नॉर्थ पोल में ग्रेविटी का इंपैक्ट साउथ पोल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होगा, या ये कह लो आप, साउथ पोल में ग्रेविटी का इंपैक्ट नॉर्थ पोल के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा। क्लियर? अंजू, अंकित एंड मुकुल, क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कंफ्यूजन से बचना ही अ, हमारे सिलेक्शन का सबसे आसान तरीका है। हमें कंफ्यूज होना नहीं है, और हालांकि प्रॉब्लम तो हर कोई आपको बताएगा, हमें सोल्यूशन पर बात करनी है। किसी भी तरह से अगर हम एक बढ़िया रास्ता निकाल लें तो फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और हम सबका यही लक्ष्य है कि हम पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब, और आपको एक बढ़िया, कई लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे को ड्रेस मिले बढ़िया और मेरे यहाँ स्टार लगे, तो वो स्टार जरूर लगे आपके। और ये होना चाहिए विजन आप लोगों का कि मैं अपना भी भला करूं, अपने देश का भी भला करूं। और आपको पता है डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपका तो होना ही है भला, और आप जैसा काबिल अगर अफसर उनको मिल जाए तो उन लोगों का भी भला होने वाला है। क्लियर? तो बिल्कुल ये बात आपको समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। तो इसमें ये कल वाली बात थी, हालांकि हमने इसमें कोई बहुत चीजें और ऐड नहीं करी हैं इसमें। तो ये ध्यान रखना है, F बराबर एम ए, और F इसको W बराबर mg लिखा है, इसको भी आप F मान सकते हैं। तो आपको बात याद रखनी है कि वेट का भी SI यूनिट न्यूटन माना जा सकता है। और ये सीजीएस यूनिट है, आपने सुना होगा, देखा होगा, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन। ध्यान रखना है कहीं आप उसको कोई और डायन मत समझ लेना। हालांकि इंडियन मैथोलॉजी में कई अलग अलग शब्द होते हैं जिनको हम यूरोपियन या अमेरिकन वर्ड जब सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि ये डायन कौन सी है। तो वो डायन नहीं है भारत में जो चलती है, ये दूसरी डायन है, ध्यान रखना है इस चीज का। इनफैक्ट चुड़ैल या डायन वर्ड तो वहां भी होते हैं, अलग उनकी डायरेक्टरी अलग है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो मैं सिर्फ एक मजाक के रूप में आपको बता रहा था ताकि आपको ये मीनिंग याद रहे, कभी भी भूले नहीं आप। एक न्यूटन में 10⁵ डायन। कई बार हम इसको अर्ग्स कह देते हैं, ERGS, वो अर्ग्स एनर्जी या वर्क वाला है, वो यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है? तो आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट इज, ये तो क्या चल रहा है सब, ये डेराइव्ड यूनिट। मैं आपको दोबारा क्लियर कर रहा हूं, ये डिपेंडेंट आप देख भी रहे होंगे। जैसे एफ है मास और एक्सेलरेशन, आपको पता है ये एक फंडामेंटल यूनिट है, और एक्सेलरेशन के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? लेंथ और टाइम। तो ये भी फंडामेंटल यूनिट है। यानी हम कहीं ना कहीं अपने फंडामेंटल उन 7 सुपरस्टार्स पर डिपेंड कर रहे हैं। यानी अगर हम बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में बहुत स्टार हैं, लेकिन ये सारे स्टार किसको फॉलो करते हैं? सुपरस्टार्स को। तो हमारे सुपरस्टार यहां पर कितने? हमारे बॉलीवुड के स्टार यहां पर कितने हैं? 7। याद रखना है आपको, 7 के नाम पता होने चाहिए। कभी भी पेपर में आ जाए तो आपको डेराइव्ड यूनिट्स में, फंडामेंटल यूनिट्स में या सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है? कभी भी आपको कह दे 1 डिग्री में कितना रेडियन है, या ये कौन सा यूनिट होता है ये, या अग्स क्या है, या ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? हालांकि ये हमारा फिजिक्स में पहला चैप्टर है, लेकिन दुख से कहना पड़ता है हम में से 50% से भी कम बच्चों को ये पूरी तरह से क्लियर है। और यहाँ के जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो उसको ठीक कर पाते हैं। हमें लगता है यार मुझे तो सब आता है, लेकिन यूनिट और मेजरमेंट के ही क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। तो हमें वो बूंद बूंद से सागर भरता है, आपको पता होगा, और सारी बूंद हमें इकट्ठी करनी है। और अगर सारी बूंदें इकट्ठी होगी तो कब सागर भर जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है? ग्रेविटी को मापने का यूनिट है मीटर पर, ठीक है, ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ कुछ बातें जानने योग्य हैं, वो मैंने लिखी है। अर्थ प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑन ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पता है धरती का आकार निश्चित गोल ना होने के कारण जी का मान बदलता रहता है। कभी भी एग्जाम में आप लोगों को आ जाए, कैपिटल जी और स्मॉल जी में से क्या चीज ऐसी है जो चंद्रमा पर सेम रहेगी? कैपिटल जी वैल्यू एंड स्मॉल जी वैल्यू में से, ग्रेट, बहुत बढ़िया आंसर, ऐसे ही आना चाहिए।
अंकित ने जवाब दे दिया है। अंजू आपको भी ट्राई करना है और जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबको ट्राई करना है। मैं सॉरी नाम सबका नहीं याद कर पा रहा हूँ। जो रेगुलरली जुड़ेगा तो उसका बहुत फायदा होगा। देखो टीचर के साथ एक अटैचमेंट होने का अलग ही मजा होता है, बिकॉज आप लोगों को मैं आपके चीजों अपने आपके हिसाब से समझा सकता हूँ। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब ग्रुप में जुड़े तो आपकी प्रेजेंस का अंदाजा होना चाहिए कि यस आप लोग बैठे हैं। तो जो भी लोग जुड़े हैं बिल्कुल कोशिश करें गलत या सही जो भी जवाब देने का। और अगर जैसे ऐसा बोलते हैं माता पिता के साथ और अपने टीचर के साथ और डॉक्टर के साथ कभी भी हमें अपनी वो चीज है छुपानी नहीं चाहिए। कोई बीमारी है बताना चाहिए, कोई पढ़ाई में कमी हमें बताना चाहिए। अगर माता पिता को बताएंगे नहीं कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो माता पिता तो यही सोचेंगे आपको सब कुछ आता है, तो वो आपके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट या कोई आपको अच्छी आशीर्वाद भी देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। उनको लगेगा यार इसको तो सब आता है, क्या इसको आशीर्वाद देने, तो टॉप है, हर चीज में टॉप है। तो उनके सामने एकदम सच्ची बात रखनी चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर भी एकदम अटैच होना चाहिए। और कोई प्रॉब्लम आपको समझ में जैसे मैंने कुछ हिंदी के वर्ड्स अगर ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, अगर कुछ इंग्लिश के ज्यादा वर्ड इस्तेमाल किए, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसका थोड़ा मुझे इंग्लिश का मीनिंग बता दीजिए, हिंदी का मीनिंग बता दें। ठीक है, और लेकिन मैं पहले आपको बता रहा हूँ मीडियम से नहीं मेहनत से सिलेक्शन होता है। मीडियम यहाँ पर कभी आड़े नहीं आया, आज तक किसी का मीडियम से सिलेक्शन रुका नहीं है। ये सब बनावटी बातें हैं कि सर मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम नहीं था या हिंदी मीडियम नहीं था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम अपनी बातों पर लीपापोती नहीं कर सकते हैं। मेहनत अगर करते हैं तो कोई अर्बन एरिया का शहर में पढ़ा हुआ बच्चा भी हिंदी में टॉप टॉप नंबर ले रहा है और कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी इंग्लिश में टॉप टॉप ले रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आने वाली मीडियम से। अ, इसमें आपको मैंने लगभग सारी बातें कल बता दी थी हालांकि कि अर्थ का शेप रेगुलर ना होने के कारण। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ज्योग्राफी का हिंट देकर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यस अंकित, अंजू तैयार रहना। और सॉरी मैं आपका नाम आप हमारे साथ फिलहाल 4 लोग जुड़े हैं जो, और सभी को ध्यान रखना है कि सभी को जवाब देने का प्रयास करना है। क्लियर? तो क्वेश्चन ये है, अगर आपको इंडिया से यानी नई दिल्ली से आप लोगों को भेजा जा रहा है, ध्यान रखना है, ब्राजील के सेंट्रल पार्ट में, ब्राजील के मध्य एरिया में भेजा जा रहा है, तो वेट आपका स्लाइटली बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? आपको सेंट्रल ब्राजील एरिया में भेजा जा रहा है और यानी मध्य ब्राजील में भेजा गया आपको। आपने जब यहाँ जैसे आप एयरपोर्ट पर उतरे तो ब्राजीलिया में, तब आपने देखा कि आप वेट थोड़ा सा बढ़ गया, घट गया, ये सेम रहा। यस अंकित ने जवाब दे दिया, यस अंजू और लोग भी जुड़े हैं। यस मुकुल ने जवाब दिया है सेम रहेगा। अंकित ने कहा है कम होगा और अंजू का जवाब अभी वेटिंग में है, अभी आया नहीं है। तो ध्यान रखना है, मैंने क्या बात पूछी है, अंजू ने भी बोला है सेम रहेगा। ध्यान रखना, अगर आप इसको थोड़ा सा, तो मैं आपको मैप याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये इंडिया में से कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। और नीचे से ये कौन सी रेखा है, कर्क यानी कैंसेरियन, और ये क्या है, इक्वेटर। और आपको पता है ब्राजील का जो सेंट्रल एरिया है, मध्य एरिया है, वहां से क्या निकलती है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर निकलता है। और अगर आप इस इक्वेटर से समझेंगे तो आपको तुरंत बात समझ में आ जाएगी कि अगर भूमध्य रेखा के नजदीक आप जाएंगे, इक्वेटर के नजदीक जाएंगे, तो वेट थोड़ा कम होगा। यह संकेत आपका आंसर सही है। मुकुल, अंजू आप इसको करेक्ट करें कि अगर हम इससे आपको 2 फायदे हो गए, आपको साइंस भी समझ में आएगा और आप ये जरूर कोशिश करेंगे। यस बहुत बढ़िया, जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। आप लोग ये कोशिश करेंगे कि जब कभी भी आप मैप में आप ब्राजील को देखें तो आप तुरंत समझ जाएं कि हमने क्या बात डिस्कस की थी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर चीज को बेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप लोग अपना मैप स्ट्रॉन्ग करें। वर्ल्ड मैप, इंडिया मैप और जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का मैप होना चाहिए। और आपको पता है बिना लॉन्गिट्यूड बिना लैटिट्यूड के तो वैसे भी आप लोग नॉट ओनली डिफेंस, अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पार्ट आप डिस्कस करेंगे, आपको जियोग्राफी बार बार पूछा जाएगा। अगर वो बार बार कहता है कि भाई इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, डीआरडीओ ने कोई टेस्ट किया या इसरो ने श्रीहरिकोटा से कोई मिशन लॉन्च किया, तो पता तो होना चाहिए ना श्रीहरिकोटा कहां पर है। और कहते हैं प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा में गए हैं, कतर की यात्रा में, यहाँ की यात्रा में, हमें पता ही नहीं है कतर कहाँ है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हाँ बिल्कुल, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी आप लोग
बैठे मैप पर सिर्फ 2 मिनट, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, एक दिन दिन में आप सिर्फ 2 मिनट काम करना है, यानी हर दिन ये काम करें, मैप के पास जाएँ 2 मिनट के लिए सिर्फ, 2 या 3 कंट्री देखें और उनका कैपिटल पढ़ें, बस इतना काम करना है। खैर, और अगर कहीं इसको विज़न बोर्ड बोलते हैं। हाँ, वेट कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। हाँ, बिल्कुल, आपको पता है वेट है, वो कांस्टेंट नहीं है, मास रिमेन्स कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। आपको पता है जो वेट है, ब्राज़ील में जो मैंने बताया सेंट्रल पार्ट में जाएँगे तो वेट हमारा कम हो जाएगा, बट मास रिमेन्स सेम, हमारा द्रव्यमान सेम रहेगा, भार हमारा घट जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, ये भी ज्योग्राफी चेक करने के लिए है और आई थिंक आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अब इसका जवाब दे देंगे। हम नई दिल्ली एयरपोर्ट से हमने अ, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो गए और ओस्लो में अपने एयरपोर्ट में वजन तोला, हमारा वेट थोड़ा-सा घटा, बढ़ा या सेम रहा? समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? इंक्रीमेंट, यस इंक्रीज़, अंजू ने आंसर दे दिया है। यस और? यस अंकित, जवाब दें। मुकुल, क्या कहते हैं मुकुल? हाँ, अंकित ने भी जवाब दे दिया, बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है जैसे ही आप ध्यान रखना, इसको भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जो नॉर्वे का मैप है, नॉर्वे आपको पता है इस प्रकार से काफ़ी मतलब लंबाई में कंट्री ज़्यादा आती है उसकी। तो जो नॉर्वे का ऊपर वाला हिस्सा है, लोग स्पेशली ऊपर वाले हिस्से में ही जाते हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्वे का कुछ लैंड मेन लैंड से हट के है। यानी एक टापू, एक आइलैंड है और इस आइलैंड में ही स्पेशली लोग जाते हैं बिकॉज़ ये पोल के सबसे ज़्यादा नज़दीक पर है और क्योंकि आप पोल के नज़दीक जाएँगे तो आप 6 महीने दिन और 6 महीने रात एन्जॉय कर पाएँगे। तो कभी आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब सेलेक्ट होने के बाद इस चीज़ को देखना चाहो, निहारना चाहो, तो आप इस एरिया में ही जाना पसंद करेंगे। तो ध्यान रखना जब कभी भी आप नॉर्वे जाते हैं, आपका वेट स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ेगा। मुकुल ने भी जवाब दे दिया है। तो आपको बात याद रखनी है कि इस प्रकार से पढ़ने का आनंद दूसरा होता है और इस आपको लंबे समय तक याद रहता है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप में से कोई हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अंकित सही कह रहे हो आप। एक बात याद रखना है कि कैपिटल जी जो है, रिमेन सेम इन द यूनिवर्स। स्मॉल जी है वो तो अर्थ में ही वेरी कर जाता है कई बार। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है? कैपिटल जी जिसकी वैल्यू हमें सर आइजैक न्यूटन ने बताई थी। बहुत बड़ा एहसान है उनका और हालाँकि हम कई बार जोश में काफ़ी कुछ बोल जाते हैं कि हालाँकि खुद मैं भी कई बार बोल देता हूँ कि अ, इसमें इंडियंस का नाम नहीं है, यूरोपियंस ने आज तक किया क्या है, अमेरिकन्स ने क्या किया है, देखो बट हमें गॉड का ही पार्ट मानना चाहिए। जैसे मैंने कल भी बताया था, हर कल्चर के अच्छे और बुरे दिन आते हैं, ठीक है। हम पिछले कई सौ सालों तक कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं दे पाए हैं बट हमें भूलना नहीं चाहिए कि साइंटिस्ट किसी भी कंट्री का हो, अगर उसने कुछ बड़ी इन्वेंशन की है तो उसकी कदर होनी चाहिए। चाहे वो आइज़ैक न्यूटन हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे वो जर्मनी से बिलॉन्ग करे, चाहे वो इज़राइल से बिलॉन्ग करे, चाहे वो कहीं से भी बिलॉन्ग करे, साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होते हैं। और लेकिन हमें एक बात इनसे सीखनी चाहिए कि हम वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/7 यानी हमारे पास हर 7 में से 1 आदमी जो है, वो भारत से बिलॉन्ग करता है। लेकिन कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि आज मतलब पिछले करीबन 300 सालों की बात करें, एक भी वर्ल्ड क्लास आइडिया इंडिया ने नहीं दिया और कहते हुए बड़ा दुःख होता है। हालाँकि कई नोबेल प्राइज़ हमें मिले हैं और लेकिन वो नोबेल प्राइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बायस्ड रहे। आपको पता है हरगोविंद खुराना को डीएनए के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, बट वो किसके कोटे में गया? यूएसए कोटे में गया और यस काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। यस सौरभ पांडे आपका स्वागत है, मिस्टर डीके आपका स्वागत है। तो ये तभी हो सकता है जब हम फैक्ट पर जोर ज़्यादा दें और हम अपनी चीज़ों को अच्छे समझेंगे, तो बिल्कुल हम क्यों नहीं सीखेंगे? यस, अगली डेराइव यूनिट क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क एंड एनर्जी। आप लोगों को अगर विज़िबल नहीं है तो मैं इसको ज़ूम कर दूँगा। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है, शुरुआत वाला पार्ट शायद विज़िबल होगा। अगर विज़िबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? जितने भी लोग जुड़े हैं, यस बहुत बढ़िया। अगर नहीं विज़िबल है मैं फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़ूम कर दूँगा, ठीक है? तो ध्यान रखना है, ये छोटी-छोटी बातें ही देखो कई लोगों को लगता है सर छोटी-छोटी बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। आप याद रखना सभी लोग
छोटी-छोटी बातें ही असल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, एग्ज़ाम में पूछी ही छोटी बातें जाती हैं। बड़ी बातें यार सबको पता है, कौन पूछने वाला है ये आपको ये थोड़ी पूछने वाला है कि आपके शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं, 206 हड्डी होती है, सबको पता है। लेकिन जब आपका जन्म हुआ था उस समय कितनी हड्डियाँ थी, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बात याद रखनी है, ये जो डिस्कशन हो रहा है इसमें कई छोटी-छोटी बातें निकल रही हैं। इनको सँभाल के रखना है और यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाएँगी। ठीक है? तो कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं है, क्योंकि नाव में अगर एक भी छेद रह गया तो हमारी नाव सागर में डूब सकती है। ठीक है? लहरों में डूब सकती है। तो उसको आप अच्छे से समझना। यस, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है? और ये आपने खाने-पीने के पैकेट में हम लोग क्या देखते हैं, उसको किसमें पढ़ते हैं? कैलोरी में। ठीक है? खाने-पीने के पैकेट में हम इस चीज़ को कैलोरी में लिखा होता है। तो आप लोग कभी आपको अलग-अलग यात्रा करनी है तो ये ध्यान रखना है अभी, इसको बड़े अच्छे ढंग से इमेजिन करना है। जब कभी भी बात आती है लॉन्ग टाइम एनर्जी, लॉन्ग टर्म एनर्जी कह सकते हैं आप क्या? लंबे समय तक आप उसको बॉडी में स्टोर कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। अब तो क्या खाना चाहिए? आपको फैट खाना चाहिए, ठीक है? अगर आप कोई माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं, तो आपको अपने बैग में ज़्यादा क्या कैरी करना चाहिए? फैट। क्लियर हो गया? कम वज़न में आपको ज़्यादा कैलोरी देगा, लेकिन इसका जो स्टाइल है डाइजेस्ट होने का, वो अलग टाइप का है। आप इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी भर फैट को ही प्राथमिकता देते रहेंगे। आप इसको ऐसा समझो, जैसे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में कितने अलग-अलग लॉर्ड्स हैं, अलग-अलग भगवान हैं, लेकिन सबका इम्पोर्टेंस या रिलेवेंस अलग-अलग है। ठीक है? कोई लॉर्ड विष्णु है, उसका उनका रूप अलग है, स्लिम एंड ट्रिम, और जो आपका बजरंगबली भगवान रूप है, उनका अलग हिसाब है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये, लेकिन हैं भगवान के रूप, लेकिन सभी चीज़ हमें अलग-अलग चीज़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। फैट जो है, फैट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग कहते हैं कि नहीं सर, फैट ज़रूरी नहीं है, वो एकदम बकवास बात है। अगर आप लोग कोलेस्टेरॉल नहीं खाएँगे, तो आप लोग रिकेट्स के शिकार हो जाएँगे। रिकेट्स यानी विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाएँगे। तो आजकल ये मीडिया नहीं कह सकते आप इसको, आप फ़िल्म इंडस्ट्री भी नहीं कह सकते। कुछ टीवी एड्स हैं खाली। वो टीवी एड्स आपका ये मैसेज कन्वे करते हैं कि कोलेस्टेरॉल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कोलेस्टेरॉल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। एकदम बकवास है। अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस खुद कहता है अगर कोलेस्टेरॉल नहीं खाते हैं आप, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बन सकता है। आपकी बॉडी के पास गुड कोलेस्ट्रॉल होगा तो ही विटामिन डी बनेगा। धूप सेकने का कोई फायदा नहीं है अगर आपकी बॉडी के पास गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो आपको फैट खाना चाहिए। तो फिर फैट कौन-सा नुकसानदेह कर होता है? जो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट खाता है यानी वसा खाता है, या वो सैचुरेटेड फैट यानी जिसको बोलते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सैचुरेटेड। जो बहुत ज़्यादा तला भुना खाता है, वो अनसैचुरेटेड से हाइड्रोनाइज़्ड होकर क्या बन जाता है? सैचुरेटेड। यस। विपिन कुमार आपका स्वागत है। तो कभी भी आपको उस प्रकार की कोई बात आए, 1 ग्राम फैट में 1 ग्राम फैट में करीब-करीब 33 किलो जूल एनर्जी होती है। या आप इसको कह सकते हैं 1 ग्राम फैट में 33,000 जूल एनर्जी होती है। क्लियर हो गया? और आप इसको कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4.2 या 4.18। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, 1 कैलोरी में 4.18 जूल या 4.2 कैलोरी। और हम अगर बात करते हैं लॉन्ग टाइम एनर्जी या दीर्घकालीन ऊर्जा, आप इसको ऐसे समझो जैसे ऊँट का क्वेश्चन बड़ा चलता है। ऊँट अगर 40 दिन, 45 दिन ना खाए और तो उसका काम चल जाएगा, और उसको पानी भी वो स्टोर कर लेता है अपने कुबड़ में। तो ध्यान रखना है, पानी को एनर्जी नहीं देता है। क्लियर है? पानी वो अलग स्टोर करता है और फैट अलग स्टोर करता है। फैट से उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो आपको बात याद रखनी है, लॉन्ग टाइम एनर्जी उसने क्या स्टोर किया है? उसने फैट स्टोर किया है। आप लोग भी सुनने में हैरान परेशान करता है, लेकिन एकदम सही है। आप लोग भी 3 हफ्ते बिना खाए रह सकते हैं। मैं बिना खाए की बात कर रहा हूँ, बिना पिए नहीं। बिना पिए आप 1 हफ्ते में हम आप हमारे प्राण चले जाएँगे, 1 वीक में, ठीक है? 1 हफ्ते तक तो हमारी बॉडी जैसे-तैसे मैनेज कर लेगी, उसके बाद प्राण चले जाएँगे। लेकिन देखो आप 3 हफ्ते यानी 21 दिन तक हम बिना भोजन के रह सकते हैं, और हमें हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये कैसे कर यहाँ तक कि हमें सोचने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये कैसे कर पा रहे हैं आप? आपके बॉडी में क्योंकि फैट एनर्जी है, और वही फैट धीरे-धीरे कंज़्यूम होना शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि हम लोग अगर सुबह का भोजन खाने के बाद 4-5 घंटे कुछ नहीं खा रहे हैं और भूख लगने दे रहे हैं,
तो आपको ना सिर्फ अनवांटेड फैट बर्न होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे छुपे हुए हैं। आपका जो शुगर डिज़ीज़ है, वो उससे भी आप बच जाएँगे। लोग कहते हैं कि मतलब हमें बार-बार खाना चाहिए, उससे शुगर नहीं होता है। ये मैसेज भी गलत है, पूरी तरह करेक्ट नहीं है। जिनको शुगर एक बार हो चुका है, उनको ये काम करना चाहिए बिकॉज़ उनके पास इंसुलिन नहीं है, आपको पता है पैनक्रियाज़ बेकार हो जाता है। बट अगर आपको शुगर से बचना है, तो टाइम को तो आपको भगवान मानना पड़ेगा अपना। सुबह अगर आपने 8 बजे अपना ब्रेकफ़ास्ट किया है, तो सीधा अब आपको 4-5 घंटे के बाद आपका लंच करना चाहिए, 1 बजे आपको खाना चाहिए। बात यहाँ जलेबी खाने से या और कुछ खाने से नहीं है। लाइक कई लोगों को लगता है शायद चीनी खाने से ही शुगर होता है, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ध्यान रखना है हमारी रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है। अगर उसको भी आप बेटाइम कभी आपने 8 बजे खाना खा लिया, फिर आपने दोबारा कुछ खा लिया, फिर आपने अंकल चिप्स खा लिया, आंटी चिप्स खा लिया। ये अंकल चिप्स और आंटी चिप्स नहीं हमारा हेल्थ बहुत खराब किया। मतलब मैं किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ इतना बात बता रहा हूँ कि आपको बीच-बीच में ये जो खाने की हैबिट है, इससे बचना है आपको। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। ध्यान रखना है बीच-बीच में खाने की हैबिट से आपको बचना है। अगर आपको शुगर नहीं चाहिए, तो बहुत बढ़िया। आप बात समझ में आ गई आपको? तो मुझे इस प्रकार के थम्स अप देते रहेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं भी आपको सही मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगेगा बस मैं बोल ही रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो श यस, मुकुल ने कुछ शायद पूछा है। शुगर किसी भी चीज़ से हो सकता है। यस बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हो। अ, लगभग जितनी भी हम आपको पता है प्लेट में हम चीज़ रखते हैं, करीब 75% से ज़्यादा हमारी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट शुगर ही होता है और कोई भी अनाज है, उसमें शुगर है और तो अगर टाइम टेबल के जो लोग प पाबंद नहीं आपको पता है, वो वैसे भी अपना लक्ष्य भी वो अचीव नहीं कर पाएँगे और कई बीमारियों के शिकार हो जाएँगे। तो टाइम टेबल में तो एकदम अचूक होना चाहिए। अचूक मतलब अगर बोला है 12 बजे क्लास शुरू होगी, तो अगर आप 12 बज के 5 मिनट पर आपने उसको जॉइन किया है, तो आप 5 मिनट लेट हैं, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। और अगर कोई मतलब ये हमारी हैबिट होनी चाहिए कि हम हमेशा ऑन टाइम रहें, ठीक है? कोई और लेट हो रहा है, इंडियन रेलवे लेट हो रहा है, कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट लेट हो रहा है, उसके चक्कर में आप अपना कल्चर क्यों खराब करते हैं? उसको छोड़ो, क्योंकि स्टैंडर्ड वो नहीं है, स्टैंडर्ड तो यही है कि बी ऑन टाइम, क्लियर? टाइम पे रहेंगे, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे, सारे सुख, सारे समृद्धियाँ, सारे जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको ही मिलेंगे। यस, तो ये बातें हैं। 2500 से 2800 कैलोरी आपको चाहिए एक पुरुष को, मेल को, अपने रूटीन के काम करने के लिए। इसको आप जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पता लग यानी 2500 गुणा में 4.2 तो ये औसत इतना जूल इस्तेमाल करते हैं पुरुष। महिला में थोड़ा कम, 2200 से 2500 कैलोरी इस्तेमाल करते हैं और इसी प्रकार से आपको जैसे अभी मैंने बात बताई थी फैट की, अगर कभी वो ऐसा कहें इंस्टेंट एनर्जी आपको चाहिए, तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो क्या खाना चाहिए आपको? कार्बोहाइड्रेट। हालाँकि ये बात हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बट अब एनर्जी की बात चली है तो मैं आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग टाइम एनर्जी खानी है चाहिए आपको तो फैट खाओ आप। तुरंत यानी अभी आपकी बॉक्सिंग रिंग में कोई फाइट होने वाली है या आपकी रनिंग होने वाली है, रनिंग टेस्ट, तो अगर रनिंग से 2 घंटे पहले आप ग्लूकोज़ पी लें, कोई कार्बोहाइड्रेट चीज़, यस एनर्जी ड्रिंक, बहुत बढ़िया अंकित। तो अगर आप वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। बट ध्यान रखना है रनिंग से जस्ट पहले पीना अवॉइड करते हैं। पेट में उस समय वो नहीं होना चाहिए पानी, इसीलिए बोलते हैं 2 घंटे पहले पी लें ताकि वो पेट से हमारी इंटेस्टाइन में चला जाए और वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ठीक हो गया? और आपको पता है इंटेस्टाइन के बाद वो ब्लड में मिल जाता है। हाँ, हाँ, कोई भी मैं अभी मतलब कोई भी ड्रिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ग्लूकोज़ की बात बताई यानी जिसमें ग्लूकोज़ है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि बट नॉर्मली जैसे कई बार कैफ़ीन के ज़्यादा अधिकता से बचते हैं, तो कैफ़ीन तो आपको पता ही है अधिक मात्रा में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नॉर्मल कोई भी ग्लूकोज़ अब सिंपल आप मार्केट से जो ग्लूकोज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी पानी में 2-3 चम्मच घोलकर अगर पी लें तो आपकी रनिंग अच्छी होने वाली इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको पता है कई बार हम इसको एक्सट्रीम पे ले जाने के लिए कई प्रकार के केमिकल ड्रग्स इस्तेमाल कर देते हैं जो पूरी तरह से बैन है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या कहीं भी कहीं आप जाएँ, ओलंपिक्स में अगर वो पाया जाता है तो उसपे लाइफ टाइम बैन लग जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात बता रहा था मैं 17 किलो जूल एनर्जी देता है आपको। 17 किलो यानी 17,000 जूल डिवाइडेड बाय 4.2 कर देंगे तो आपको पता है कैलोरी में आ जाएगा ये।
और इसी प्रकार से आपको बॉडी बिल्डअप करने का शौक है, ठीक है? बॉडी बिल्डर समझ में आ रहा होगा आपको, बॉडी बिल्डअप करने का शौक है, तो फिर आपको क्या खाना चाहिए? आपको फिर प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक हो गया? तो काम अलग-अलग है, सब भगवान अलग हैं बट सब भगवान का अलग-अलग काम है। तो इसी प्रकार से लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा, तो ये ध्यान रखना प्रोटीन इज़ फॉर बॉडी बिल्डर, आपको बॉडी बिल्डअप करना है। यार कहता है बढ़ता बच्चा है उसको क्या खिलाएँ आप? दालें खिलाएँ आप, सोयाबीन खिलाएँ आप। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडे में नहीं है, ये एक भ्रांति फैला रखी है जिम वालों ने, अंडे खा, मतलब मैं अंडे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साइंस कहती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है। अगर आपने 1 किलो सोयाबीन दाल परचेज़ की है, उसमें शुद्ध 460 ग्राम प्रोटीन है। आप कोई महँगे से महँगा प्रोटीन का पाउडर खरीदेंगे, उसमें भी आप देखना ज़रा 1 केजी में उसमें लिखा होगा, बहुत महँगा आपने खरीदा शायद 350 या 400 ग्राम उसमें प्रोटीन होगा। लेकिन मैंने बोला यहाँ सोयाबीन की दाल में 1 किलो में 460 ग्राम शुद्ध प्रोटीन है। ठीक है? तो जिन लोगों को भी बॉडी बिल्डअप करना, बाइसेप्स बनाना है, तो ये सब किस पे डिपेंड होना चाहिए? प्रोटीन पे होना चाहिए। ठीक है? और स्टेरॉइड से बचना चाहिए। ये आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी को कंपेल करते हैं, बट आपको पता है जहाँ कहीं भी ज़बरदस्ती चीज़ें बढ़ेंगी, वहाँ पर आपके शरीर में जैसे ध्यान रखना इस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं? हार्मोन्स आपकी बॉडी में अगर आप अनकंट्रोल कर देंगे तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। नॉट ओनली आपके थॉट्स फीलिंग में विटामिन ई की कमी हो सकती है एंड आपको स्पर्म्स एंड ओवम्स घट सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों के स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए। यानी ज़बरन बॉडी को उस चीज़ को रिलीज़ करवाने से बचना चाहिए। ठीक है? तो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा ये बात। यस, हम बात करते हैं हमारे घरों में जो आप बिलिंग साइकिल आता है, हम जो पैसे देते हैं। फिर हालाँकि कल मैंने बताया था, यस आपके लिए क्वेश्चन है, तैयार हो जाइए सभी लोग जो जुड़े हुए हैं। बताना ज़रा हमारे घर में वोल्टेज भी है एंड करंट भी है एंड पावर भी है एंड एनर्जी भी है। वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी इन चारों में से ए, बी, सी, डी में से कौन-सा एक फंडामेंटल यूनिट है? मैंने कल बताया था। यस, जवाब दीजिए। वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी में से क्या एक फंडामेंटल यूनिट या मूल इकाई है? बहुत बढ़िया, अंकित ने जवाब दिया है। आप लोग भी ट्राई करें। अंजू ने भी जवाब दे दिया है। यस, मुकुल, कुछ आइडिया आपका हो तो आप ट्राई करें। मुकुल ने भी जवाब दिया है। बट क्या जवाब दिया है वो हम लोग सभी दे देंगे जवाब तब बताऊंगा। यस, तो यस बढ़िया, सभी लोगों ने जवाब दिया। सुनिए ध्यान से, कभी भी आपको ये पूछेगा फंडामेंटल, तो मुकुल इसको करेक्ट कर लेना, एनर्जी नहीं है, करंट है। बाकी अंजू एंड अंकित आपका सही आंसर, करंट इज फंडामेंटल। ठीक है मुकुल, इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? फंडामेंटल यूनिट वो होगी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक हो गया? ह कोई तार पर बैठा पक्षी मरेगा किससे? करंट पैदा होने से। हमारे घर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? करंट। करंट अगर नहीं आएगा तो बल्ब नहीं जलेगा। और जहाँ तक बात एनर्जी की है, तो एनर्जी में तो हम वोल्टेज भी, करंट भी, टाइम भी, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट इज़ फंडामेंटल, बाकी सभी डिराइव्ड यूनिट्स मानी जाती हैं। वोल्टेज भी, पावर भी, एनर्जी भी। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं, जो बिलिंग साइकिल होता है, यानी जो आप बिल भरते हैं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल भरते हैं, उसमें क्या मापते हैं? वोल्टेज मापते हैं, करंट मापते हैं, पावर मापते हैं, एनर्जी मापते हैं। क्या कहते हैं? बिलिंग साइकिल या बिल जो भरते हैं आप, इतने यूनिट का बिल आपका आया, सपोज़ आपके 300 यूनिट का बिल आया, वो वोल्ट का। अंकित ने बोला पावर का एंड मुकुल ने भी ट्राई किया है वोल्ट एंड अंजू आप ट्राई करना चाहेंगे। जो बिलिंग साइकिल हम भरते हैं, वो बिल किस चीज़ का भरते हैं हम? मतलब बोलता है 300 यूनिट आया मेरा, तो वो किसका यूनिट है? अंजू ने कहा वोल्टेज का। ध्यान रखना है, वोल्टेज का नहीं, हम बिलिंग साइकिल जो हम बिल हमारा होता है वो एनर्जी होती है। क्लियर हो गया? आपने जितना वर्क डन किया है, उतनी ही आपने क्या कंज्यूम की है? एनर्जी कंज्यूम की है। तो जो आप बिल भरते हैं वो एनर्जी का भरते हैं। मैं आपको आपके मीटर से एनर्जी निकालना भी सिखा दूँगा और अगर कुछ चीज़ पढ़ा है और तो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट तो करना आप लोगों को आना ही चाहिए। बिल्कुल सिखा दूँगा और आप बेशक करके भी देख लेना।
अंकित आपने बोला वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, हाँ वो तो सही है, लेकिन हम ओवरऑल जूल से ही पैसे निकाल सकते हैं, यानी वाट, यानी कोई कितने पावरफुल बल्ब, यानी वाट कितनी देर तक चला, यानी वाट इनटू में सेकंड अगर आप निकालेंगे तब आप जूल निकाल सकते हैं। क्लियर है? जिसको बोलते हैं ना हमारा इतना बिल आया, आप यूनिट चेक करना चाहते हैं अपने घर पे या अपना एक दिन का औसत यूनिट निकालना चाहते हैं, तो सिंपली क्या करना है, इस क्लास के बाद आप अपने मीटर के पास जाएं, अगर जाना फिजिबल है तो, मतलब कहीं लॉकडाउन लगा है बाहर जाने नहीं देते हैं तो आप छोड़ो, अगर जा सकते हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत बढ़िया अंकित, आप निकालते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो सिंपली क्या करना है आपको, आप मीटर के सामने खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए, तो जिस रीडिंग के साथ में क्या आएगा, किलो वाट आवर, ध्यान रखना इट इज नॉट पर आवर, इट इज किलो इंटू वाट इंटू आवर। मैंने कल भी बताया था आपको, किलो इज द नंबर, यानी 1000 वाट आवर, इसके सामने जो भी रीडिंग हो, यानी सपोज 1462 के डब्ल्यू एच लिखा हुआ है, ठीक है, 1462 के डब्ल्यू एच लिखा हुआ है, तो ये आज की रीडिंग होगी आपकी, आपने 1 बजे या कितने बजे में आपने मापा है। अगले दिन आप दोबारा जाएं, आपने देखा इसको 1400, इसको कह देते हैं 82 के डब्ल्यू एच आया, सेम टाइम पर गए करीब करीब आप, तो आपने देखा दोनों रीडिंग का डिफरेंस आ रहा है करीब करीब 20 के डब्ल्यू एच यूनिट, तो एक दिन में आप कितना यूनिट जला रहे हैं, 20 यूनिट, और ये स्टेट गवर्नमेंट तय करती है, नॉर्मली ये 5 से 6 के बीच में होता है, कई बार ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जैसे मैं फिलहाल जहां लेक्चर ले रहा हूँ पानीपत हरियाणा, यहाँ पर 4 से 5 के बीच में औसत प्राइस लेते हैं, यानी आपने एक दिन में 100 रुपए खर्च किए हैं, 6 रुपए की बिजली जला दी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वाट के लिए 6 रुपए मल्टीप्लाई कर देता हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 वाट के लिए ₹6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ अंकित, अगर कुछ चीजें आप रेक्टिफाई कर सकते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए, और आप सही कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सपोज हमारे घर में समर्सिबल है या कोई पावर मोटर है, उसका आप सिंपली पावर नोट करें, जैसे मान लीजिए आपका 1 हार्स पावर मोटर है, तो 746 वाट का मोटर है वो, और आपने उसको कितने घंटे चला रहे हैं डेली, वो आप सपोज आप उसको 1 घंटे या 2 घंटे चला रहे हैं, 2 घंटे चला रहे हैं तो इंटू में 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट आप देख रहे हैं, ये आ रहा है आपका 12, और ये 8 और 9, और ये कितना आ रहा है, क्लियर है, 1492, या लमसम, मतलब ताकि हमारा सही आइडिया लग जाए हमें, इसको लमसम कितना हम अप्रोक्सीमेटली 1500 मान लेते हैं, ठीक है, 1500 वाट आवर, और आपको पता है किलो में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, यानी क्या हो गया 1.5 के डब्ल्यू एच, ये कह सकते हैं 1.5 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं, आप एक दिन में आपका 1 हार्स पावर अगर 2 घंटे चल रहा है तो आपका कितना यूनिट आ रहा है, 1.5 यूनिट। अगर 1 यूनिट का प्राइस 6 रुपए, तो आप बता सकते हैं अंकित, आप 1 यूनिट यानी 6 रुपए प्लस में 3 और, यानी आप इस समरसिबल इस मोटर के लिए 9 रुपए आप एक दिन में चुका रहे हैं। इसको आप अगर आपका बिल 1 महीने में आता है तो 30 से गुणा कर दें, 2 महीने में आता है तो आप इसको 60 से गुणा कर दें, यानी अगर 2 महीने में बनता है आपका बिल तो ये हो गया 540 रुपए आपके सिर्फ इस मीटर, मतलब ये मोटर के लिए। बाकी आप चीजें कैलकुलेट करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप जो बिल भरते हैं वो एनर्जी का भरते हैं, और एनर्जी आपको पता है क्या होता है, पावर इनटू में टाइम, लेकिन इट शुड बी के डब्ल्यू एच। जूल को आप के डब्ल्यू एच में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अंकित अंजू सभी कर सकते हैं ना, सिंपल है, के मीन्स किलो, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करो, जूल आ जाएगा। जैसे मैं आपको कहता हूं एग्जाम में कभी आपको आ जाए कि यस, एग्जाम में कभी आपको आ जाए कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, के डब्ल्यू एच, और आपको पता है किलो मीन्स कल मैंने बताया था 1000, किलो एक सिंपली नंबर है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 36 लाख जूल। वॉट सेकंड का मतलब क्या होता है, जूल, ये भी कह सकते हैं 3.6 मेगा जूल, तो 1 यूनिट में 3.6 मेगा जूल होते हैं। समझ में आ गया, कल भी मैंने बताया था आपको, ये नंबर आपको याद हुए कि नहीं हुए, मेगा मीन्स व्हाट, चाहे इसको मेगा कह लें, और करेंसी में इसी को मिलियन कहते हैं, मेगा मीन्स 10 टू पावर, मेगा मीन्स 10 टू पावर 6 या 10 लाख, ठीक है। आपके मोबाइल फोन का कैमरा अगर 1 मेगापिक्सल का है तो वो 1 मेगापिक्सल का कैमरा फोटो खींचने पर कितने पिक्सल बनाता है, 10 लाख, ठीक है। 20 मेगापिक्सल का है तो उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई करते जाएं और आपको
ये चीज एकदम क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इसमें और चीज क्या है, इसमें नेक्स्ट, हाँ ये मैंने यहाँ सॉल्व किया था, जो मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है इस स्लाइड पे। कभी कई एक जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? अर्ग्स क्या है? एनर्जी को मापने का सीजीएस यूनिट। आप लोगों को पता, अभी मैंने बताया था, न्यूटन में डायन होते हैं 10⁵ और न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। और जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। इसमें 10⁻7 अर्ग्स होते हैं। नेक्स्ट इज, हाँ वर्क का ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना है, वर्क एक जूल में 10⁻7 अर्ग्स होते हैं। अब बात आती है अगली डिराइव्ड यूनिट की, वो है पावर। यस नितिन गौतम, आपका स्वागत है। तो कभी भी आपको ये बात आती है, पावर का एसआई यूनिट क्या है? पावर का एसआई यूनिट है वॉट। क्लियर हो गया? और इसके कमर्शियल यूनिट भी हैं, जैसे हॉर्स पावर, मैंने अभी बताया था हॉर्स पावर, एक घोड़े की ताकत, अश्व शक्ति 746 वॉट। आपको पता है हॉर्स को बहुत एनर्जेटिक एनिमल माना जाता है, नॉट ओनली मॉडर्न साइंस, हम एंशिएंट साइंस में भी, हमारे वेदास वगैरह में भी जब सबसे ज्यादा बातें होती थी, तो वही आपने सुना होगा, हर बार कहीं ना कहीं किसी रिचुअल में, किसी यज्ञ में, आपको पता है घोड़ा चोरी हो जाता था। तो इससे एक बात में मिल रही है हमें सीक्रेट मैसेज, कि जितने एनिमल लाइन में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एनिमल माना जाता है हॉर्स। आपने घोड़े को कभी भी थका हुआ या बैठे हुए बहुत कम देखा होगा, वो ज्यादातर खड़े ही रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एनिमल है। और ये शुरू से ही प्रतीक रहा है एनर्जी का। तो इसीलिए हम आज भी जब कभी अपने उसकी मोटर की पावर कंपेयर करते हैं, हॉर्स पावर में कंपेयर करते हैं, यानी एक घोड़े की करीब करीब ताकत 746 वॉट है। और अपनी बॉडी की भी आप इस प्रकार से चीजें तुलना कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप रनिंग में होते हैं, रनिंग आपको पता है सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानी जाती है। रनिंग में करीब करीब आप 350 वॉट पर होते हैं, यानी आप देख रहे हैं इस घोड़े से आधे पावर के आसपास होते हैं जब आप रनिंग कर रहे होते हैं। क्लियर? तेज दौड़ रहे होते हैं जब आप, तो 350 वाट खर्च करती है बॉडी। नॉर्मल जब आप चल रहे हैं तो 150 वाट पर होते हैं। और सोते समय भी आप करीब 75 वाट इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ब्रेन के बाकी और ब्लड के सर्कुलेशन को कम मैनेज करने के लिए। आपको पता है ब्रेन तो हमेशा ही आपका औसतन 20 वाट तो उसको चाहिए ही चाहिए। क्लियर? कि ये सोचने के लिए बहुत एनर्जी इस्तेमाल करता है 20 वाट। और तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी एक्सरसाइज कौन सी है? रनिंग। क्योंकि स्विमिंग करते समय आपकी बॉडी का जो वेट है थोड़ा कम हो जाता है, तो स्विमिंग करना अच्छी एक्सरसाइज है नो डाउट, लेकिन वो रनिंग से अच्छा नहीं माना जाएगा एक्सरसाइज के केस में। ठीक हो गया? अगर आपको वेट वगैरह कम करना है तो इससे तो बढ़िया कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है? और इसी प्रकार से कभी आपको कहता है कि किलोवाट हमारे ट्रांसफार्मर के लिए कभी इस्तेमाल करते हैं केवीए टर्म। केवीए इज द यूनिट ऑफ पावर। केवीए का मतलब सेम किलो वोल्ट एम्पियर इज 1000 वाट। कभी के हमारे एरिया में 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 100 केवीए, ध्यान देना 100 केवीए। ठीक है? यानी 100 गुना में 1000 वाट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो बात याद रखनी है। इसी प्रकार से कभी भी आपको कहता है कि पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज वी इंटू आई। ये आपने मेरे ख्याल 10th क्लास में पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अंकित कुछ पूछ रहे हैं आप, इंक्रीज एसी करंट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसफार्मर का काम बता रहे हैं आप, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। वो मैं आपको मैंने बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली क्लास में आपका ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल एकदम क्लियर करूंगा। ट्रांसफार्मर एज स्टैटिक डिवाइस, ठीक है, वो मूविंग पार्ट उसके अंदर कोई नहीं होता है, लेकिन एक कमाल कर देता है। आपको पता है वो एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है। वो कैसे करता है, लेंज लॉ क्या होता है, मैं आपको मैं एनर्जी क्लास में बताऊंगा। स्वप्निल आपका स्वागत है। और इसी प्रकार से इसमें अगर हम ओम्स लॉ की वैल्यू पुटअप कर दे V बराबर आई आर, तो आप ये भी कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई भी हो सकता है, और पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कभी कभार इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, जैसे पी इक्वल टू वी आई हो सकता है, या पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, और ये वी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है। इसी में टाइम मल्टीप्लाई कर दें आप, यानी सब में टी 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 कर दें, तो फिर क्या बन जाएगा? पावर की बजाय एनर्जी। ठीक है? अच्छा, ये मैंने इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यहाँ पर, कोई भी बिजली का यंत्र या कोई भी डिवाइस खरीदते समय आपको दो चीज पता होनी चाहिए, अप्लाइड वोल्टेज एंड पावर।
ठीक है? आप कोई भी मशीनरी खरीदने जा रहे हैं, टीवी, एसी कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, ये 2 चीज़ कन्फर्म कर लेना, उसके बाद जाना। कहीं दुकान पे जाके बोलो कि मुझे 3 टन का चाहिए, 1 टन का चाहिए, 1.5 टन का चाहिए, पता होना चाहिए। एसी खरीदने, टीवी खरीदने, ध्यान रखना 1 टन का मतलब नॉर्मली 900 वॉट खर्च करता है एसी। हालाँकि इसके स्टार रेटिंग के हिसाब से ये 900 वॉट कभी कम या कभी ज़्यादा लेता है। बट हम मानते हैं 1 टन का जो एयर कूलिंग करता है जो ये 900 वॉट लेता है करीब-करीब। ठीक है? इसी प्रकार से आप 2 टन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अंकित सही कह रहे हैं। 4 वो केबी कह देते हैं या उसको केवीए बोल देते हैं। ध्यान है ना? वो पावर की बात कर रहा है। ठीक है? पावर की बात कर रहा है। यानी वो कहना चाह रहा है आपसे 4000 वॉट, यानी आपके घर का वॉट जो लोड है, अगर लमसम वो 4000 वॉट के आसपास है, तो आपने जो स्टेबलाइजर लगाया होगा, वो 4000 वॉट का लगाया होगा। ठीक है? नॉर्मली आपके बिल में ये मेंशन होता है कि आपका घर का लोड 4000 वॉट का है, 5000 वॉट का है या 2000 वॉट का है, ये सब उसमें लिखा होता है। यस। अ, अगली डिराइव्ड यूनिट जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो है फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने बताया डिराइव्ड यूनिट तो बहुत हैं, लेकिन जो मेन है हमने वहाँ, यस रविंदर आपका स्वागत है, वो यहाँ हमने डिस्कस की है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज। आप इसको पर सेकंड भी कह सकते हैं, यानी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो हर्ट्ज वैसे ऐसा यूनिट है, बट सम टाइम वो हर्ट्ज ना देकर पर सेकंड कह देते हैं, तो वो भी चलेगा। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? T-1। एंड इसको कोई भी सिग्नल हो, चाहे वो साउंड हो, लाइट हो, कोई भी सिग्नल हो, उसका फ्रीक्वेंसी होता है, यानी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो जो ऑडिबल साउंड हम सुन सकते हैं, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं, स्पीकर से आ रही होगी, जो आवाज आप सुन पा रहे हैं, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगा। ऑडिबल साउंड, श्रव तरंगे बोलते हैं हिंदी में इसको। ठीक है? और अश्रव तरंगे यानी सुनने के लेवल से नीचे। ध्यान रखना है, सुनने के लेवल से दो साउंड होंगे, एक तो सुनने के लेवल से ऊपर वाला साउंड, एक सुनने के लेवल से नीचे वाला साउंड। तो अभी मैं बात कर रहा हूं इंफ्रासोनिक साउंड, यानी इंफ्रा का मतलब क्या होगा? कम, उस लेवल के नीचे, और अल्ट्रा का मतलब उस लेवल के ऊपर। ध्यान रखना है, इंफ्रासोनिक साउंड यानी 20 हर्ट्ज से कम। इसको कौन-कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, मछली। ये डॉल्फिन मछली तो आपको पता है ट्रांसमिट भी कर सकता है। डॉल्फिन इज अ टाइप ऑफ सोनार। आपको पता है सबसे समझदार मछली करीब-करीब 20% से ज्यादा अपना दिमाग इसका एक्टिव रहता है औसतन। हम लोग का औसतन ब्रेन 2% ही एक्टिव रहता है, मनुष्यों का। मतलब बड़ी हैरानी होती है यार, मतलब मैं तो कई बार सोच-सोच के परेशान होता हूँ कि 98 पॉइंट से भी ज़्यादा ब्रेन हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ध्यान रखना है। जब कभी भी समुद्र में कोई चीज़ डूब जाती है, यस रविंद्र आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, बाकी लोगों को भी ऐसा है क्या? यस अंकित आपको आवाज़ आ रही है एकदम सही, रविंद्र को आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो रही है। अंजू आपको आवाज़ में दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत है तो मुझे बताइए। यार रविंद्र एक बार रिफ्रेश करो, आई थिंक आपके एरिया में नेट वगैरह ठीक है ना सब? क्योंकि और भी लोग जुड़े हमारे साथ, अंजू जुड़ी हैं, मुकुल को भी क्लियर है सब। एक बार रिफ्रेश करो रविंद्र इसको, शायद प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाए। तो ध्यान रखना इस चीज का, कभी भी आपको बात आती है इंफ्रा माने लेवल से कम, अल्ट्रा यानी लेवल से ऊपर। ठीक है? अल्ट्रा कभी भी वर्ड आ जाए, अल्ट्रा वायलेट यानी वायलेट से ज्यादा। क्लियर है? इंफ्रा रेड यानी रेड से कम। ठीक है? तो ये लाइट की बात कर रहा था, ये साउंड की बात है, इंफ्रासोनिक यानी सोनिक जो हमारा साउंड सुनने वाला है उससे नीचे का साउंड। और जो अल्ट्रासाउंड आपको पता है, अल्ट्रासाउंड 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का साउंड है। इसमें जैसे यहाँ लिखा मैंने, एक मैमल है उड़ने वाला चमगादड़, ये अल्ट्रासाउंड छोड़ सकता है और सुन भी सकता है। रात को समय ये शिकार पकड़ता है अल्ट्रासाउंड से, बड़ी कमाल की बात है। ये भी एक चलता फिरता सोनार है। ठीक है? यानी अगर हम बात करते हैं चमगादड़ कैसे शिकार पकड़ते हैं, उसके बहुत बड़े-बड़े कान होते हैं, और अ, जब वो अपने मुँह से ये अल्ट्रासाउंड छोड़ता है, तो सामने कोई इंसेक्ट कीड़ा है, उसके टकरा कर वो साउंड उसके कानों पर पड़ती है। इतनी तेज वो देख नहीं सकता रात के समय, इतनी तेज वो सुन सकता है, और वो अपनी चिपचिपी जीभ उस पर मारता है और वो कीड़े को गटक कर लेता है। यस मौस ध्यान है ना? बिल्कुल, कई प्रकार के जीव अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके अपने शिकार को टारगेट बनाते हैं। तो ये जो मैमल है, आपको पता है उड़ने वाला स्तनपायी माना जाता है। चमगादड़, कई बार ऐसा भ्रम होता है कि शायद चमगादड़ को एनस नहीं होता है।
क्लियर? यानी बैट को इसको मल त्यागने के लिए माउथ ही मिला है, ऐसा हम लोगों को भ्रम होता है, बट इसको एनस होता है। बट ये एनस का इस्तेमाल बहुत कम करता है। नॉर्मली क्या करता है, ये जो भी चीज़ खाता है, उसके लिक्विड को अब्ज़ॉर्ब करके वॉमिट कर देता है। एनस का इस्तेमाल बहुत ही कम